तो लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। हमने लास्ट लेक्चर में रिटायरमेंट प्लानिंग की थी थोड़ी सी, अगर आपको याद हो तो। जिन्होंने नई लेक्चर अटेंड किया था लाइव, अगर उन्होंने मेरा वीडियो देखा हो, 1 घंटे 38 मिनट 40 सेकंड का वीडियो था, उसमें आपको ये बातें बताई गई थी। अगर आप नहीं चाहते कि अमिताभ बच्चन जी का जो हाल हुआ था बागबान में, और राजेश खन्ना जी का जो अवतार मूवी में हाल हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिटायरमेंट प्लानिंग करना। रिटायरमेंट प्लानिंग का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है हमारा, तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा जिनका छूट गया है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट वमेंट भी कर दिया करिए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट दोनों करें, और बेकार लगता हो तो दूसरे लोगों को भी बोले कमेंट करने के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको एक ज्ञान दिया था कि भाई कैसे आप 35-36% तक के रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं मार्केट में चल रहे हैं। आज क्लास खत्म होने से पहले आपको एक गिफ्ट भी देके जाऊंगा, 180% वाला रिटर्न भी आज दिखा के जाऊंगा आपको। चलिए बच्चों, तो ये सब कुछ हम कर चुके थे शायद, अगर आपको याद हो बच्चों। दिस ऑल वी हैव डन। ये सब कुछ हो चुका था, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी एंड ऑल दैट। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि भाई हम डबलिंग नंबर की बात कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि भाई सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, और ऐसा इंश्योरेंस जो आपको लेना है, बट आपका इंश्योरेंस एजेंट कभी भी आपको उसके बारे में ज्ञान देगा ही नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस सोचना समझना है। आपको यह समझना है इस स्टोरी से कि हम जिस शब्द में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज शेयर। ये मनुष्य शेयर एक्चुअली में होता क्या है, समझने के लिए तैयार है सब लोग? रेडी एवरीबॉडी? तो किसी जमाने में बच्चों एक इंसान था जिसका नाम क्या था? मिस्टर मिलेनियम। मरियम नहीं। 20 करोड़ रुपए इसकी चाहत थी बिजनेस स्टार्ट करने की। अगर ये आपसे 20 करोड़ रुपए मांगने आएगा, आप लात मार के इसको भगा देंगे, क्योंकि इसके पापा मम्मी ने भी इसको बोला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, 20 करोड़ रुपए तुमको चाहिए। सर की क्लास कर ली होते तो बिना 20 करोड़ लगाए 100% कमा लेते हैं। तो 20 करोड़ रुपए ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, और इसके पास एक आइडिया है। आइडिया इसका बहुत बढ़िया है। ये कह रहा है कि अगर मैं 10-10 रुपए 2 करोड़ लोगों से ले लूं, कितने पैसे की व्यवस्था हो जाएगी? 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो जाएगी। खोपड़े में बात गई। अब ये करेगा क्या 20 करोड़ रुपए से? अंडे तो देंगे नहीं 20 करोड़, मुर्गी तो है नहीं। इसने 20 करोड़ रुपए में बच्चों 40 लाख का एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया। कितने का? 40 लाख का। 3 करोड़ रुपए का पापा एंड मम्मी प्लांट एंड मशीनरी। 9 करोड़ रुपए का फैक्ट्री में गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा। और 7 करोड़ 60 लाख रुपए किस लिए रख लिए इसने? एक्सपेंसेस के लिए रख लिए। लाइक दिस ही एलोकेटेड हिज 20 करोड़ रुपीज। ये 20 करोड़ रुपए 1 साल के बाद हो जाता है आपकी नजरों के सामने। कितना बच्चों? 24 करोड़। कितने रुपए का प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है? 4 करोड़। और कितने लोगों ने, इफ आई आस्क, पैसा कंट्रीब्यूट किया था? तो आपका जवाब होगा सर 2 करोड़ लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया था। अब अगर 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बच्चों 2 करोड़ लोगों के साथ बांटा जाए, हर इंसान को कितने पैसे मिलेंगे? 2 रुपए। कितने पैसे मिलेंगे? 2 रुपए। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? लगाया 10 और मिला 2, बस सर 2। अभी आगे समझिएगा फायदा नुकसान क्या है। इस 10 रुपए को हम क्या बोलेंगे? एक शेयर की वैल्यू। आपने इसके पूरे बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट किया था? 10 रुपए। कितने पैसे आपको ईयर एंड में प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिली बच्चों? 2 रुपए। इस 2 रुपए को क्या बोलते हैं चलन? डिविडेंड बोलते हैं। और ये जो 2 करोड़ नादान परिंदे थे, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? शेयर होल्डर। और 20 करोड़ रुपए को बोलते हैं अंग्रेजी में कैपिटल, हिंदी में पूंजी। सूजी नहीं, पूंजी। समझ में आ गया व्हाट इज पूंजी? खोपड़े में बात गई। क्लियरली अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? पक्का? चलते हैं आगे बच्चों। अब जिन लोगों को 2-2 रुपए 10-10 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे मिले, मैथ्स में अगर आपसे पूछा जाए 2 रुपए 10 रुपए का कितना परसेंट होता है, फटाक से आप जवाब देंगे 20%। इंडिया में कोई बैंक है बच्चों जो 20% का इंटरेस्ट देता हो? नो। दुनिया में कोई बैंक है जो 20% का इंटरेस्ट देता हो? नो। पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, प्लैनेटरी सिस्टम में, मिल्की वे में, पूरे सो कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी हमारी, क्या उसमें कोई इंस्टीट्यूशन है जो 20% देता हो? कौन देगा सर ये पैसा? ये पैसा आपको मिलेगा मार्केट से। सर सब्जी मंडी,
हर मार्केट सब्जी मंडी नहीं होती है। कौन सी मार्केट से पैसा मिलेगा चिल्ड्रन? आपको जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, शेयर बाजार या सिक्योरिटीज मार्केट, वहां पे आपको ये पैसा मिलेगा। सर बैंक्स क्यों नहीं देते हमें इतना रिटर्न? बैंक कितना देते हैं पहले उसका जिक्र कर लें। आप अगर बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक एटमोस्ट 6, 7, 7.5, 8% भी बहुत कम लोग देते हैं। बट यही पैसा जब बैंक आपका किसी को लेंड करता है ना बच्चों, तो उस पर्सन से बैंक कितना पैसा कमाता है? 18%। और अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आज लेक्चर खत्म होने के बाद Amazon में मोबाइल फोन का EMI ट्रांजैक्शन चेक करिएगा, 16%, 18% इंटरेस्ट होता है वहां पे। तो वो आपसे पैसे 18% इंटरेस्ट लेकर आपको लेंड करते हैं, बट जिस डिपॉजिटर का पैसा वो आपको दे रहे हैं उस बेचारे को मिलता है कितना है? 7%। तो कमाते तो हैं वो पैसा धमाकेदार, बट क्या आपको धमाकेदार देते हैं? नॉट एट ऑल। क्यों नहीं देते? चोर टाइप के हैं क्या? नहीं, चोर टाइप के नहीं है, उनको बेचारों को गारंटी देनी पड़ती है। व्हाट गारंटी? कि हम आपको 7% देंगे देंगे कुछ भी हो जाए। तो बैंक का एक रिस्क है चिल्ड्रन कि भाई हमने जिन लोगों को लोन दिया उसमें काफी लोग तो विजय माल्या और नीरव मोदी बनेंगे, समझ में आ गया? तो बैंक को पता है कि 100 करोड़ के डिपॉजिट पे अगर 18 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो कम से कम 5 करोड़ रुपए का तो डिफॉल्ट हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे। तो बैंक की जेब में कितना पैसा आएगा? 13 करोड़ में कम से कम हमारा 3 करोड़ रुपए का तो खर्चा होगा, तो कितना बचेगा हमें? 10 करोड़। 7 आपको देने की प्रॉमिस किया है, तब भी कितना बचेगा? ज्यादा बचेगा नहीं बेसिकली। तो अगर ये बैंक का गारंटी वाला एलिमेंट खत्म हो जाए, आई रिपीट चिल्ड्रन, कौन सा एलिमेंट? गारंटी वाला, तो शायद बैंक भी आपको 11-12% दे। बट बैंक वुड से भैया गारंटी नहीं है, 12% भी दे सकते हैं और जीरो भी दे सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें तो गारंटी वाला चाहिए। तो भाई गारंटी तो 7% की है बस। तो अगर आप गारंटीड रिटर्न्स में इंटरेस्टेड हैं तो रिटर्न इज वेरी 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 लो। बट अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके रिटर्न्स बढ़ सकते हैं। बट आप कह रहे हैं नहीं सर 7% ही ठीक है। लेक्चर खत्म होने से पहले शायद मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि आपका पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में जो रखा है वो सेविंग अकाउंट नहीं होता, वो शेविंग अकाउंट होता है। कौन सा? शेविंग। गॉट इट क्लियर? लड़के इस बात को बेटर जान पाएंगे। तो दैट्स नॉट अ सेविंग अकाउंट, दैट्स अ शेविंग अकाउंट। आपका पैसा बढ़ता बढ़ता नहीं है, उल्टा घट जाता है। पापा मेरे को वीडियो जरूर दिखाइएगा, वो कहेंगे हाँ हाँ हमें पता है। चलिए, तो अगर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं बच्चों तो हिंदुस्तान में ऐसी 2 रिकॉग्नाइज्ड मार्केट्स हैं। एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना बाजार है जहां पे लोग इस तरह की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर बोला ना आपको, उसकी बाइंग सेलिंग किया करते थे। मतलब ये बाजार कब स्टार्ट हुआ सर? 1800 समथिंग में स्टार्ट हुआ। गॉट इट क्लियर? बट इतने चोर टाइप के यहाँ के मिडिलमैन हुआ करते थे, इतनी बदमाशी करते थे, इतनी बदमाशी कि लोगों को समझ में आया कि हाय राम, एक बॉल पॉइंट पेन खरीदने के लिए हमें प्राइस तिगुना देना पड़ता था। ये सर कैसे होता था? तिगुना कैसे देना पड़ता था? तिगुना ऐसे देना पड़ता था बच्चों, मैं इलाहाबाद में बैठा हूं और मैं किसी एक्स पर्सन के पास जाता हूं और मैं कहता हूं कि भाई मेरे को खरीदना है व्हाट इज कॉल्ड एज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। वो एक्स पर्सन कहता है अच्छा 2 मिनट वेट करो, हम जरा बताते हैं क्या रेट है। वो पर्सन मिस्टर वाई से फोन पे बात करता है और मिस्टर वाई की लोकेशन क्या है? मुंबई या बॉम्बे। वहां पे मिस्टर एक्स फोन से पूछता है भाई हमारे पास एक कस्टमर है जिसको रिलायंस का शेयर खरीदना है, बताओ भाव क्या है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वहां पे भाव चल रहा था 40 रुपए और ये कलाकार भाई साहब भाव क्या बताते हैं इन्हें? 52 रुपए। ये निकल गए महाकलाकार, ये मेरे को भाव क्या बता रहे हैं? 65 रुपए। और मैंने खरीद लिया, क्योंकि हमें तो नहीं पता मुंबई में क्या चल रहा है। उस जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और हम मिस्टर वाई जैसे लोगों को जानते भी नहीं थे। तो ध्यान से सुनिएगा बात को, 40 रुपए का शेयर कितने रुपए में चिपकाया गया है? बेचना तो नहीं बोल सकते ना, 40 का पैसा चिपकाना ही बोल सकते हैं। बाद में लोगों को पता लगा कि बड़ी धांधलेबाजी होती है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि वो इंसान क्या बोल रहा है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, जब तक अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं था, मोहल्ले की लोकल दुकान पे आपको मोबाइल फोन का कवर 65 रुपए का मिलता था और आपको पता है कि अब ये कितने का हो गया? 40 का, क्योंकि ऑनलाइन ये सस्ता है। तो आज जब भी आप मार्केट में जाके कोई सामान खरीदते हैं पहले उसका ऑनलाइन रेट चेक करते हैं ना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
लगभग 1860, 70, 80, 90 में जब स्टार्ट हुआ तो लोग ऐसी चोरी चकारी करते रहते थे, बेवकूफ बनाते थे कस्टमर्स को। बाद में जब ये बात सरकारी कानों तक पहुंची, कमीशन बिठाई गई, कमेटी बिठाई गई कि भाई क्या किया जाए इस धांधलेबाजी से बचने के लिए, तो नियम बनाया गया, लेट अस डू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स थ्रू ऑनलाइन मोड। और बच्चों आपको जान के बड़ा गर्व होगा अपने शहर पे, अपने देश पे, शहर पे नहीं देश पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज है विच स्टार्टेड ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स। वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज जहां पे इंटरनेट के थ्रू स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था 1992 में, बट शेयर्स की ट्रेडिंग 1994 में ऑफिशियली स्टार्ट हुई। अब स्क्रीन पे रेट आ रहा है, तो क्या आपका ब्रोकर आपको 40 का 65 चिपका पाएगा? बिल्कुल नहीं चिपका पाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो थोड़ा सा लिटरेट तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टाइप वाले भी बनाने हैं लोगों को, बट क्योंकि ये रेगुलर डोमेन का सब्जेक्ट नहीं है, जनरली स्कूल लेवल पे घर पे इन सब चीजों की बातें नहीं की जाती हैं, तो ढेर सारा पैसा कमाने के बाद भी उसका चैनलाइजेशन अगर आपको नहीं आता तो आपका पैसा किसी काम का है ही नहीं। तो दो दोस्त एक साथ पैसा कमाना स्टार्ट किए, एक हमेशा एसबीआई जाता था फ्राइडे फ्राइडे, एक स्टॉक मार्केट जाता था। 10 साल बाद वो एसबीआई वाला मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठा है और दूसरा वाला मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रहा है, मेरा शेयर का भाव बढ़ गया। इज दैट क्लियर? तो पैसा कमाने से कोई रईस नहीं बनता है, सही जगह पे आपको उसको चैनलाइज करना है, तब आप रईस बनते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो आपके पास भी सो कॉल्ड एक अनार है, मेरे पास भी अनार है। आप जूस पीने लग गए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, मैंने फल खा लिया, मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ। राइट वे टू डू द थिंग इज नॉट नोन टू एवरीबडी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सबको समझ में आ गया? चलिए बच्चों, तो इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब से हमारे देश में आया, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया। समझ में आया थोड़ा सा ज्ञान? चलते हैं आगे बच्चों। तो अब मैं आपको ये समझा दूं कि भाई कैसे हम सेंसेक्स और निफ्टी को जानेंगे। ये शब्द बड़ा कॉमन है, बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा बच्चों, बट आपको कभी आज तक किसी ने बताया नहीं कि सेंसेक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है या निफ्टी का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो अभी अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्या बताया कि हमारी कंट्री में कितने लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं बच्चों? दो, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपके स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करूं, आईएससी बोर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज अलग होता है, लिटरेचर अलग होता है, हिस्ट्री सिविक्स अलग, ज्योग्राफी अलग, एक आपको कंप्यूटर साइंस या आर्ट या पेंटिंग वगैरह कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा, और एक आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा, एक हिंदी हो जाएगा। लगभग 10 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। 10 के मार्क्स टोटल करके आप परसेंटेज निकालते हैं। बट सीबीएसई में व्हाट इज द सिस्टम? इंग्लिश का एक एग्जाम, साइंस का एक एग्जाम, लॉलीपॉप स्टाइल बेसिकली, मैथ्स का एक एग्जाम, हिंदी का एक एग्जाम, और एक आपका साइंस का एग्जाम। मतलब 5-6 पेपर होते हैं बस आपके। तो सीबीएसई का स्टूडेंट 5-6 सब्जेक्ट का अपना परसेंटेज निकालेगा, बट आईएससी वाला बच्चा, सॉरी आईसीएसई वाला बच्चा 10 सब्जेक्ट। वैसे ही जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ, इन्होंने अपने फॉर्मूले में टॉप 30 कंपनीज ली और बोला कि 30 कंपनीज के हिसाब से बताया जाएगा कि देश में तरक्की हो रही है या देश नीचे की तरफ जा रहा है। इन्होंने सोचा कि अगर हम भी 30 लेकर चलेंगे तो हमें चीटरकॉक बोला जाएगा, नकलची बंदर बोला जाएगा, तो हम 30 नहीं लेंगे, हम 50 लेंगे। तो जैसे आईएससी में साइंस का पेपर अलग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बट सीबीएसई में एक साथ। तो इन्होंने अपने फॉर्मूले में कितनी कंपनी रखी? 30। और इन्होंने अपने फॉर्मूले में कितनी कंपनी रखी? 50। बच्चे कहेंगे सर फॉर्मूला बनाने की जरूरत क्या थी? ढेर सारी कंपनीज हिंदुस्तान में है, हर कंपनी के ऊपर एनालिसिस करना बच्चों शॉर्ट ड्यूरेशन में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो टॉप 30 को ले लो। स्कूल का रिजल्ट कैसा गया, एक एक बच्चे का रिजल्ट देखना तो शॉर्ट ड्यूरेशन में पॉसिबल नहीं है। तो देख लेते हैं कि भाई हाईएस्ट मार्क्स क्या गए हैं, कितने बच्चों का 90+ आया। न्यूज़पेपर वालों को आर्टिकल लिख के दे दिया कि भाई हमारे 25% बच्चे 90+ स्कोर कर रहे हैं। समझ में आ गया? 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ सब्जेक्ट्स में 100/100 है। आराम से हफ्ते 10 दिन में सारे बच्चों का एक एक करके रिजल्ट एनालाइज कर लेंगे। खोपड़े में बात गई व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? पक्का? तो सब्जी मंडी में सबसे अच्छा सब्जी वाला कौन सा है? आप 50 दुकानों पे जाके तो बता नहीं सकते, तो आपको एक नजर में तुरंत बताना पड़ेगा। तो आपने कहा जिसकी दुकान सबसे बड़ी है, लाइट वाइट बढ़िया जल रही है, सब्जी फ्रेश नजर आ रही है, वही सब्जी की दुकान सबसे अच्छी हो गई। बट हो सकता है उस दुकान में भी आलू थोड़े से गड़बड़ हो,
और थोड़ी घटिया दुकान पे पुदीना बहुत बढ़िया हो। बट ओवरऑल एक एट अ ग्लांस आप देख के बता सकते हैं सारी ट्रेनों में भैया राजधानी सबसे अच्छी है, बट क्या राजधानी कभी भी लेट नहीं होगी? क्या खाना कभी भी खराब नहीं होगा? कभी गड़बड़ हो सकता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बोला हम देश के हालात को बताने के लिए कितने कंपनीज के ऊपर रिसर्च करेंगे डेली बेसिस पे, टॉप 30। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला हम रिसर्च करेंगे ऑन टॉप 50। समझ में आ रही है बातें सबको? कोई क्वेरी तो नहीं है भाई? चलिए, तो ये निफ्टी और सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होता है फिर से सुन लीजिए एक बार। सेंसेक्स में आती हैं देश की टॉप 30 कंपनीज। सर ये शब्द कैसे बना? इंडेक्स से ई एक्स निकल गया, सेंसिटिव है इसलिए वर्ड क्या निकल गया? सेंसिटिव इंडेक्स, दोनों शब्दों को जोड़ के क्या बना? सेंसेक्स। और निफ्टी, एन स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले 50 होती थी, अब 51 कंपनीज हो गई हैं, तो वहां से आया 50, तो क्या बन गया? निफ्टी। इसीलिए बोलते हैं निफ्टी 50। समझ में आ गया? तो जैसे सीबीएसई स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है तो बन गया सो कॉल्ड सिक्सर। आईएससी वाला 10 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है उसको बना देंगे रावण। समझ में आ गया? तो रावण बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि 10 सब्जेक्ट हैं, खोपड़े में बात गई। तो आईसीएससी के बच्चे कहेंगे चलो आज रावण दहन हो गया, मतलब 10 सब्जेक्ट का एग्जाम खत्म। सीबीएसई वाले कहेंगे आज तो हमने एकदम धोनी की तरह छक्का मारा है, हमारे 6 सब्जेक्ट का एग्जाम खत्म। सर 12वीं में क्या होता है? काफी जगह तो पंच तत्व में लोग विलीन हो जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट 5 होते हैं। इज दैट क्लियर? सीबीएसई में 5, आईएससी में 6। लैंग्वेज लिटरेचर अलग होता है वहां पे। हमारे जमाने में तो आईएससी में हिंदी भी अलग होता था, हमने हिंदी का भी 2 पेपर दिया हुआ है। चलते हैं आगे। उन्होंने सोचा 2 पेपर ले लें तो हिंदी ज्यादा आ जाएगी, ठेंगा ज्यादा आ जाएगी। निफ्टी में 51 क्यों हो गई? 51 क्यों गई है बता दूंगा, सब कुछ एक साथ डिक्लेयर कर दूंगा तो सीक्रेट क्या रह जाएगा। तो अभी तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। उसके बाद मैं आपको सेबी का सर्टिफाइड पॉकेट मनी प्रोग्राम है जो पढ़ाऊंगा, उसमें 8 चैप्टर्स हैं, 8 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है फाइनेंस का, ये सारी चीजें बाद में आएंगी। तो अभी तो आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विंडो शॉपिंग। अगले अपने वीकेंड से हम आपको मॉड्यूल्स पे ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करेंगे। चले आगे बच्चों। तो मेरे पास जगह थोड़ी कम थी तो मैंने ना 30 ली ना 50 ली। कितना ले लिया? सर इसको बोलते थे टना टैक्स। क्या बोलते थे? टना टैक्स। हमारे 10 है, हमारे इंडेक्स में कितने हैं? 10, तो ये 10 टैक्स बन गया। पहली कंपनी कौन सी है बच्चों? रिलायंस। दूसरी कंपनी टाटा, भूल से ना लेना, भारतीय एयरटेल, ग्लैक्सो, सन फार्मा, इंफोसिस, विप्रो एंड टीसीएस। 24 दिसंबर 2020 का दिन था, 10:10 पे ये इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस हैं और ये हैं इन कंपनीज के नंबर ऑफ शेयर्स। जब भी बच्चों आप नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो शब्द आएगा उसे बोलेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या बोलेंगे? कैपिटलाइजेशन। जैसे आपकी क्लास में पढ़ने वाले स्कूल में बच्चे और हर बच्चा स्कूल को फीस कितनी देगा, तो वो स्कूल का टोटल रेवेन्यू है। तो पूरा बाजार का साइज जो है उसे आप फाइनेंस की भाषा में क्या बोलते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। सर आपने बेस शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर टाइम को लिया है जिसके साथ मैं फ्यूचर को कंपेयर करूंगा। तो जब इन सब को आपने मल्टीप्लाई किया तो सबके अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गए और वैल्यू कितनी नजर आ रही है बच्चों? 2218000000, मतलब 22,18,000 करोड़। इतना बड़ा बाजार सर, 22,18,000 करोड़ का मार्केट है। वेरी नेक्स्ट मोमेंट 2 मिनट के बाद 900 वाला शेयर रिलायंस का कितने का हो जाता है? 950 का। 210 का भारतीय एयरटेल का शेयर कितने का हो गया? 240 का। 600 रुपए का विप्रो का शेयर कितने का हो गया? 720 का। आपको क्या नजर आया बच्चों? शेयर प्राइसेस सर कैसे बढ़े? 10:10 पे खबर आ गई कि रिलायंस वालों को माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक कोलैबोरेशन मिला है, जहां पे रिलायंस अपने जियो के सिम कार्ड्स को माइक्रोसॉफ्ट की पूरी दुनिया में एम्प्लॉइज को देगा। तो अल्टीमेटली रिलायंस के कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? रिलायंस के कस्टमर बढ़ेंगे तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, हर महीने लोग रिचार्ज कराएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा।
प्रॉफिट बढ़ेगा तो जिनके पास रिलायंस का शेयर ऑलरेडी है बच्चों, उन लोगों को रिलायंस वाले बढ़िया डिविडेंड देंगे। ये सोच जब आपके मन में आ गई, आपके पास आज तक रिलायंस का शेयर था ही नहीं, मेरे पास था, अब आप कह रहे हैं हम भी रिलायंस का शेयर खरीदेंगे क्योंकि हमें भी क्या कमाना है, डिविडेंड। बातें समझ में आ रही मेरी सबको? पक्का शौर्य जी समझ में आ रहा है? अब आप डिविडेंड कमाना ना चाहते हैं, बट आपके पास रिलायंस का शेयर है ही नहीं। सर हम पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से रिलायंस का शेयर आ जाए मेरे पास। आ चुका आपके पास शेयर, आएगा ऐसे शेयर? नो। मुकेश अंबानी बोल रहे हेलो चाचा जी पाए लागू शेयर देंगे क्या? मुकेश अंबानी साहब कहेंगे जब बोला था खरीद लो 10 रुपए का शेयर, तब तो मेरे को चोर चोर बोल रहे थे, ठेंगा मेरे पास शेयर है, अब मेरे को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। रोते हुए आप मेरे पास चले आए, सर कहां से शेयर मिलेगा? मैंने कहा शेयर काव्या जी के पास है, शौर्य जी के पास है, गर्भ जी के पास है, सिद्धि जी के पास है, आराधना जी के पास है, सार्थक जी के पास है, छवि जी के पास है, उनसे खरीद लो। अब ये लोग मौके पे चौका छक्का लगाएंगे। समझ में आ गया? ये सारा काम 5-6 सेकंड के अंदर हो रहा है। अब जब आप लोगों से कहेंगे भैया हमको शेयर दे दो, तो लोगों को भी वो खबर है जो आपको है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ नया कोलैबोरेशन हुआ है, बिजनेस बढ़ेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो जिनके पास रिलायंस का शेयर है उनके लिए ये सोने का अंडा देने वाली डैश है। क्या है? बटर चिकन है, उससे पहले मुर्गी है। क्या वो लोग आपको ये शेयर इतने प्राइस में दे देंगे? नो, ये आपसे पैसे ज्यादा मांगेंगे। तो शेयर खरीदने वालों की डिमांड ज्यादा, बट बेचने वाले की उतनी गरज नहीं है, तो शेयर का भाव बाजार में क्या हुआ बच्चों? बढ़ गया। इज दैट क्लियर? बट मारुति का शेयर 1200 से सर 1100 का हो गया। टाटा मोटर्स का तो थोड़ा बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर्स वालों ने जैगवार लैंड रोवर खरीद लिया, जिससे उनका बिजनेस अब बढ़ेगा, बढ़िया गाड़ियां वो दे पाएंगे, बेटर डिजाइन, बेटर टेक्नोलॉजी। बट मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, जिससे मारुति का प्लांट अगले 3 महीने बंद रहेगा। प्लांट बंद रहेगा तो आउटपुट भी कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन बच्चों होगा नहीं, गाड़ी बिकेगी नहीं, क्या मारुति को प्रॉफिट होगा? नो। जब मारुति को प्रॉफिट नहीं होगा, क्या मारुति अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बढ़िया प्रॉफिट में हिस्सेदारी डिविडेंड के नाम की दे पाएगा? ठेंगा दे पाएगा। मेरे पास मारुति के शेयर हैं, आपके पापा मम्मी के पास भी हैं। हमारे मन में एक डर बैठ गया, हाय राम अब ये कंपनी तो गई, बेकार हो गई, औने पौने में जिस दाम में मिलेगा हम शेयर बेच के निकल लेंगे। तो बेचने वाले की गरज ज्यादा, खरीदने वाले की गरज कम। बेचने वाला ज्यादा गरजू है, खरीदने वाला कम गरजू है। तो सस्ते में बिकेगा शेयर या महंगे में? थर्सडे को जो पीवीआर सिनेमास का हाल होता है, लोग कम है बट वो तो अपनी ऑडी भरना चाहते हैं, तो टिकट प्राइस को क्या करेंगे? कम। तो शेयर का प्राइस क्या हो गया बच्चों? कम। तो ऐसी न्यूज मार्केट में जब आती है तो कभी कभी शेयर प्राइस बढ़ता है, कभी कभी घटता है। इधर आपने 2-3 दिन से अगर देखा हो, सेंसेक्स बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, बट इधर लगातार 2-4 दिन से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के मन में फर्म बिलीफ है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, बिजनेसमैन को प्रमोट करेगी, कल को बिजनेसेस लोगों के बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स होंगे, डिविडेंड मिलेंगे। बेटा शेयर खरीद लो आज। समझ में आई बात कि नहीं आई? और कल को महंगे दाम में देख लेना। मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एक हफ्ते में सो कॉल्ड 2-2.5 लाख रुपए बढ़ गया अचानक से। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। तो अगेन आपने 10:12 पे इन बड़े घटे प्राइसेस को शेयर से मल्टीप्लाई किया, फिर से आ गया व्हाट बच्चों? मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इसे नाम दे दिया करंट, ये पुराना था जिसके साथ कंपेयर करेंगे तो इट इज बेस। खोपड़े में बात गई बच्चों? तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 22 करोड़ 60 लाख, सॉरी मैंने नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, इसको सही कर दूं। चलिए, इट इज 22 करोड़ 18 लाख, इट इज 22 करोड़ 60 लाख। अब ठीक हो गया। तो दिस इज करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड दिस इज बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। इतना समझ में आ गया? पक्का? आपने बच्चों अपने सब्जेक्ट का कभी परसेंटेज निकाला होगा? परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ 100। इज दैट क्लियर? जब 1979 जिसको 80 बोलते हैं हम, सेंसेक्स स्टार्ट हुआ, पता है बच्चों उसकी बेस वैल्यू क्या थी? 100 पॉइंट्स, रुपीज नहीं, 100 पॉइंट्स।
आज 75,000 है। और निफ्टी जब स्टार्ट हुआ इसकी बेस वैल्यू 1,000 रखी गई। कितनी? 1,000। सर ऐसे क्यों? ताज होटल में रूम नंबर 1754 आपका बुक्ड है सर, 1754 कमरे हैं यहाँ पे, 17th फ्लोर पे, रूम नंबर 54। बचपन में एक बार होटल गए थे पापा मम्मी के साथ, 3rd 4th क्लास में पढ़ते थे, दिमाग एकदम 3rd क्लास था, रूम नंबर 415 था, मेरी खोपड़ी खिसक गई। मैंने कहा होटल तो इतना बड़ा नजर आ रहा है, 415 कमरा है कहाँ, लगता है बंकर अंकर बनाया क्या ओसामा बिन लादेन के लिए। तो मैंने पापा से पूछा कि 415 कमरे है क्या? पापा बोले नहीं भाई, 415 का मतलब होता है 4थे फ्लोर पे 15वां कमरा। इज दैट क्लियर? तो रूम नंबर 301 अगर है तो 301 कमरे नहीं है, 3rd फ्लोर पे पहला रूम। इज दैट क्लियर? खोपड़े में बात गई। तो ये इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन होता है। लॉजिक समझ में आया? जैसे क्रिमिनल्स लोग कैसे बात करते हैं, भाई सौरभ सर को निपटाना है, सुपारी दे दो। क्या सुपारी उनके गले में फंसा नहीं है? मतलब पैसा दे दो किलिंग का। एक खोखा मतलब 1 करोड़, एक पेटी मतलब 1 लाख, ठीक है तो 500 खोखे दे दो, मतलब 500 करोड़ रुपए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, तो इंडस्ट्री की लैंग्वेज समझ में आ गई बच्चों, बाजार की भाषा समझ में आ गई। चलिए, तो अब बच्चों गणित लगाते हैं, और गणित अगली स्लाइड पे आपको मिलने वाली है। क्या है गणित? लेट्स सी। बेस वैल्यू निफ्टी की कितनी मानी गई है? 1,000। बेस मार्केट कैप कितना था मेरे एग्जांपल में बच्चों? 22,18,00,000। और करंट कितना था? 22,60,00,000। तो सर ये गणित चलेगी कैसे? बड़ा आसान है बच्चों। अगर 22,18,00,000 को 1,000 पॉइंट्स मान लिया जाए तो 1 पॉइंट की वैल्यू, सॉरी 1,00,000 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? 1,000 अपॉन 22.18। तो 22,60,00,000 की वैल्यू क्या होगी? तो फॉर्मूला होगा 1,000 अपॉन 22,18,00,000 इंटू 22,60,00,000। क्लास 5 में बच्चों यूनिटरी मेथड पढ़ा था आपने, समझ में आ गया? इफ 22,18,00,000 is as good as 1,000, तो 1 करोड़ is as good as what? 1,000 upon 22,18,00,000। 22,60,00,000 is as good as what? फॉर्मूला आ गया। और अब आपको क्या वैल्यू निफ्टी की नजर आ रही है? 1019। तो आपने 10 कंपनीज का सो कॉल्ड एनालिसिस किया कि 10 कंपनीज की ओवरऑल प्राइस बढ़ घट के आज कितनी हो गई बच्चों? 2 मिनट के बाद 1,019। तो अगर बच्चों आपका परसेंटेज बढ़ा है, क्या जरूरी है कि हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज्यादा है? नो। अगर परसेंटेज घटा है, क्या जरूरी है आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स कम है? नो। कुछ में बढ़े होंगे, कुछ में घटे होंगे, बट ओवरऑल यू आर एट अ विन विन पोजिशन। तो ये कैलकुलेशन बच्चों हर नैनो सेकेंड चलता है। आई रिपीट, हर नैनो सेकेंड। सर कैलकुलेट कैसे होता है इतना तेज? कंप्यूटर है भैया, सुपर कंप्यूटर है हमारे पास। कंप्यूटर में सारा प्राइस का डेटा है, हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, हर घड़ी कंप्यूटर्स को कैलकुलेट करता है। तो कभी आप एनडीटीवी, प्रॉफिट, जी बिजनेस जैसे चैनल्स देखें तो आपको नजर आता है ना, वैल्यूज कभी बढ़ रही है और घट रही हैं। बढ़ता है तो सो कॉल्ड कौन सा कलर नजर आता है? ग्रीन। घटता है तो कौन सा कलर नजर आता है? रेड। मतलब इट्स अ लॉसी पोजीशन फॉर सम, और बढ़ने पे इट्स अ गेनिंग पोजीशन। ऐसा नहीं है, ये ऐसा बाजार है, ये ऐसा ज्ञान है बच्चों, बाजार गिरने पे भी इंसान पैसा कमा लेता है और बाजार बढ़ने पे भी कमा लेता है। ये बढ़िया है सर। बाजार गिरेगा तब भी कमाओगे, बाजार बढ़ेगा तब भी कमाओगे। कैसे सर? होता है कॉन्सेप्ट, आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। समझ में आ गया निफ्टी कैसे कैलकुलेट होता है? तो क्यों बोलते हैं इसको निफ्टी भाई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एन, और कंपनीज कितनी है? 50। तो क्या बन गया? एन और 50, निफ्टी 50। बट अब ये 50 नहीं है, अब ये 51 है। सर कैसे आया 51? सब आज ही बता दूंगा, तो आगे ज्ञान देने को रहेगा। खोपड़े में बात गई बच्चों, समझ में आ गई सबको बात? चलते हैं आगे। तो भाई आपको सेंसेक्स के बारे में पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, या निफ्टी के बारे में कि नहीं पता होना चाहिए? सर बिल्कुल पता होना चाहिए। जब मैं पैदा हुआ तो कितनी थी वैल्यू? 100। आज कितनी है बच्चों? 75,000। अगर सर हमारे दादाजी ने थोड़ा सा ज्ञान इसका आपसे लिया होता, तो अगर 100 75,000 हो गया तो 1,000 वुड हैव बीन हाउ मच? 7,50,000। 10,000 कितना हो जाता? 75 लाख।
1 लाख कितना हो जाता चिल्ड्रन? 7.5 करोड़। 10 लाख कितना हो जाता? 75 करोड़। और 1 करोड़ कितना हो जाता? 750 करोड़। दादाजी ने अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किया होता ना सर, आज कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ती। दादाजी ने अगर 10,000 भी इन्वेस्ट किया होता, शायद तब भी आज कुछ करने की जरूरत ना पड़ती। तो उस समय सर पता नहीं दादाजी ने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, बिकॉज उस समय 10,000 रुपए बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। इज दैट क्लियर? वो क्वीन एलिजाबेथ वाला दिवाली का सिक्का आपने देखा होगा, वैल्यू कितनी लिखी होती है? 1। आज 650 का है कि नहीं? तो अगर आपने ठीक ठाक इन्वेस्टिंग की होती, मान लीजिए 100 ही रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो एटलीस्ट 75,000 तो आज होता आपके पास। समझ में आ गया कितने गुने की ग्रोथ है चिल्ड्रन? 750 गुना। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपने फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं ली, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है आपके लिए। तो अगर ये गुनाह आपने कर दिया, तो इतने गुना आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, रूल ऑफ 72 का ज्ञान आपको दिया गया था बच्चों। 72 को रेट से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? टाइम। और 72 को टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट। 1980 में किसी ने अगर 100 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, तो आज कितने पैसे होते हैं? 75,000। और बैंक में अगर 100 रुपए लगाया होता तो कितना होता? 5,000। तो कहां पे रिटर्न ज्यादा है बच्चों? मार्केट में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज्यादा है। बैंक में यहां तो थोड़ा सा रिटर्न नजर आ रहा है, बट इट इज ओनली अ फाइनेंशियल इल्यूजन। व्हाट? फिजिक्स में इल्यूजन पढ़ा था ना, वो मिराज फॉर्मेशन। बस ये भी मिराज फॉर्मेशन है। तो आज के बाद आप कभी भी बैंक में पैसा नहीं लगाएंगे। आ गया आपके लिए सो कॉल्ड एक कंपैरेटिव चार्ट बच्चों, जहां पे आपको पता लगेगा कहां पे आपको सही पैसा लगाना चाहिए। गोल्ड कितने ग्राम की बात कर रहे हैं हम? 10 ग्राम। मैंने मम्मी से पूछा था कि 10 ग्राम गोल्ड कितने का था जब मैं पैदा हुआ था, क्योंकि हमेशा बोलती थी जब तुम पैदा हुए थे नानी माँ ने तुमको एक चेन चढ़ाई थी। मैंने कहा कहाँ है चेन? बात ही पलट देती थी। तो मैंने कहा अच्छा गोल्ड कितने का था? अब मम्मी ने बोला है तो सही बोला होगा, गलत बोला होगा? मम्मी हमेशा सही बोलती है सर, पापा भी उनकी बात को डिनाई नहीं कर पाते। तो गोल्ड कितने का था 1980 में? सर 1,300 रुपए का 10 ग्राम बस। उस जमाने में 1,300 भी बहुत बड़ी चीज थी। समोसा 10 पैसे का आता था बच्चों। तो सोच दीजिए 1,300 रुपए कितनी बड़ी चीज थी। आज कितने का है? 74,000। अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो रिटर्न इज 9.60%। अगर आपने गोल्ड खरीदा उस जमाने में और आज बेचा, तो भारत सरकार आपसे आपकी कमाई पे 30% टैक्स लेगी इफ यू आर अर्निंग मोर देन 10 लाख रुपीज पर एनम। 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं है भारत में। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20%। और 10 लाख से ऊपर की कमाई पे कितना? 30%। हम मान के चलते हैं आप रईस आदमी है, तो अगर आपने 9.6% कमाया, उसका 30% कितना होता है बच्चों? 2.88। तो 9.6 में अगर आपने 2.88 टैक्स दे दिया, तो आफ्टर टैक्स आपका रिटर्न कितना है? 6.72। 100 रुपए का सामान अगर जनवरी 1 में बाजार में मिल रहा है, 1 साल बाद दिसंबर 31 बच्चों, क्या वो 100 रुपए का होगा? नो। आटा दाल चावल सबका भाव बढ़ता है। तो आपने अपने इन्वेस्टेड मनी को जब निकाला और जब आप उसे कहीं खर्च करने जाओगे, 1 साल पहले जो सामान 100 रुपए का था, जो आपने ना खरीदते हुए पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, क्या आज आपको 1 साल बाद वो 100 का मिलेगा? नो, थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। मान लेते हैं कि इंडिया में 3.5% का इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई कितनी है? 3.5%। तो ये मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है यंत्र चलना, ये क्या है सर? ये एसी का रिमोट है। ये कैसा रिमोट है? जैसे इसको ओपन करूंगा एसी ऑन हो जाएगा, बंद करूंगा एसी ऑफ हो जाएगा। सेंसर लगा इसके अंदर, ऐसे प्रेस करूंगा उंगली आगे ले जाऊंगा टेम्परेचर बढ़ेगा, पीछे ले जाऊंगा तो कम होगा। स्विंग ऊपर करूंगा तो स्विंग ऊपर, नीचे करूंगा तो 2 बार ऐसे ऐसे कर दूंगा। बड़ा बढ़िया पेन है सर। ये 1 साल पहले 5,000 का था रिमोट। कितने का? 1 साल बाद इसका प्राइस लगभग सो कॉल्ड 52-53 रुपए हो गया। महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? महंगा। तो जो पैसा मेरा बड़ा है, जब मैं उस पैसे को खर्च करूंगा इसको खरीदने पे, तो मेरा खर्चा भी बढ़ेगा घटेगा? कुछ लोग शांत बैठे ऑफलाइन क्लास में। बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो आपके ऊपर महंगाई की मार कितनी आएगी? 3.5%।
तो बच्चों कमाया कितना आपने? लगभग 3.22। और लोग कहते हैं गोल्ड खरीद लो, 12-13% का रिटर्न है। उस पर टैक्स जोड़ लीजिए, कितना गया आपका? महंगाई जोड़ लीजिए, रिटर्न कितना मिला? 3% का रिटर्न है बस। देखने में 12% लग रहा है, रियलिटी में है नहीं। सर फिर हिंदुस्तान में लोग गोल्ड क्यों खरीदते हैं इतना? वो क्या पढ़े लिखे नहीं है? अरे वो भारत सरकार से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 90% इंडिया में गोल्ड जो बिकता है बच्चों, वो ब्लैक मनी वाला गोल्ड होता है। ये कौन सा मनी होता है सर? 10 के पुराने काले वाले नोट। ऐसा पैसा जो लोगों ने कमाया और उस पैसे पे भारत सरकार को टैक्स नहीं दिया, और कल को गोल्ड बेचकर वो टैक्स देने भी नहीं वाले। इज दैट अंडरस्टूड? सिर्फ वही लोग हिंदुस्तान में गोल्ड खरीदते हैं। तो बेचने पे तो हम लोग कैसे? आप जब बेचने जाएंगे तो ऐसी जगह पे आप बेचने जाएंगे जो पैसा कैश दे। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? तो लोकल दुकानदार से जब आप गोल्ड खरीदेंगे, वो आपको पर्चा नहीं देगा। आप कहेंगे नहीं नहीं कैश ले लो और गोल्ड दे दो 1 लाख रुपए का। कल को बच्चों की शादी है, वो 1 लाख का गोल्ड हो गया 15 लाख का। आपने वो गोल्ड बेचा, 15 लाख कैश लिया, टेंट वाले को दे दिया, और टेंट वाले से बोला बिल ना काटना इसका। हिंदुस्तान में ये सब चीजें पॉसिबल हैं, बाहर पॉसिबल नहीं। बट इंतजार मत करिए, मतलब परेशान और ज्यादा खुश मत होइए। बस अगली सरकार आने दीजिए, 2030 के बाद इंडिया में ब्लैक मनी जीरो हो जाएगा। इतना मार्केट रेगुलेट हो जाएगा, इतना रेगुलेट हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी हर गोल्ड की ज्वेलरी आइटम पे वो नंबर लगा रहे हैं, HUID नंबर। तो जितना गोल्ड बिकेगा सब नंबर्ड होगा, नोटेड होगा। कहीं नोट के अंदर चिप ना डाल दें, कहां नोट जा रहा है वही पता लग जाएगा। और 70 से 80% ट्रांजैक्शन तो आजकल जीपे और डिजिटल चल ही रहे हैं। तो आने वाले समय में ब्लैक मनी सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको ज्ञान दिया जा रहा है बच्चों। तो आपकी जनरेशन गोल्ड में इन्वेस्ट करके कितना कमाएगी? 3.22। इतना पैसा किसने कमाया? आपके दादाजी के दादाजी ने। क्योंकि उस समय या आज भी मैक्सिमम इंडियंस गोल्ड खरीदते हैं उस अर्निंग से जिसपे उनको टैक्स ना देना। इज दैट क्लियर? तो खैर वो तो चोरी चमारी का धंधा है, मैं उसका ज्ञान नहीं दूंगा आपको, वो गलत चीज है। बैंक में 100 लगाए, 500 हुआ, कितने परसेंट? 9%। 30% टैक्स चला गया, 2.7। 9% का 30%, मैथ्स आती नहीं थी भाई? कितना बचा आपको? इस पैसे को निकालकर जब आप खर्च करने जाएंगे, सामान भी कितना महंगा हो चुका होगा। तो बचा कितना? 2.8। तो दोनों में से अच्छा क्या लगा अभी तक आपको? गोल्ड। और बकवास क्या लगा आपको? चलिए, बट आपको हार्ट अटैक ना हो और सब आपको अच्छा लगे बच्चों, वो आने वाला है आपके सामने। 100 था इंडेक्स किस ईयर में बच्चों? एक्चुअली 1979 था, राउंड ऑफ उसको 1980 किया जाता, उसकी भी वजह है, बताऊंगा आगे चल के। आज कितना है बच्चों? एनुअल रिटर्न इज 16.25। सर यहां पे टैक्स 20% क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे स्टॉक्स के रिटर्न्स पे, हमारे स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स पे भारत सरकार की स्पेशल छूट है, और वहां पे आपको टैक्स सिर्फ 20% देना होता है। आगे खुशखबरी सुन लीजिए, कहीं कहीं 10% और कहीं कहीं तो है ही नहीं, टैक्स ही नहीं है। ये बढ़िया है सर। 1 लाख रुपए तक की कमाई पे आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर द टैक्स रेट इज सम केसेस में 10%, सम केसेस में 20%। ये और बढ़िया है सर। गोल्ड में और बैंक की FD में कितना टैक्स है? तो सर यहां कम क्यों है? गवर्नमेंट चाहती है कि लोग बैंक में पैसा ना लगाएं। समझ में आ गया? लोग गोल्ड में भी पैसा ना लगाएं। कहां लगाएं पैसा? इंडेक्स में, मार्केट में लगाएं। तो 16.25% का रिटर्न, 3.25% टैक्स चला गया, बचा कितना? 13। 3.5% की महंगाई भी कम कर दीजिए, बल्ले बल्ले हो गई सर हमारी। तो कितना कमाया? 9.5%। और ये सारा डेटा फैक्ट्स पे बेस्ड है, इसमें कोई भी कहानीबाजी नहीं है। समझे बच्चों इस बात को? गवर्नमेंट बैंक में इसलिए मना करती है क्योंकि मैक्सिमम बैंक्स आर ईदर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। समझ में आ गया? और बैंक को एक गारंटी देनी पड़ती है, कम से कम 5 लाख रुपए की। पहले 1 लाख था कि आपका पैसा अगर भागेगा तो हम देंगे। तो वो गवर्नमेंट के फंड्स को डाइल्यूट कर देता है। इसलिए गवर्नमेंट ये काम नहीं चाहती। और गवर्नमेंट को खुद भी पता है कि भाई बैंक कमाता तो है 18%, समझ में आ गया, बट आपके साथ वो गेन्स बांटता नहीं है। तो आप एज एन इंडिविजुअल, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच, आप एज एन इंडिविजुअल कभी भी बैंक में पैसा लगा के बहुत ज्यादा रईस नहीं हो पाएंगे। तो देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कभी बढ़ेगा नहीं। जब पैसा होगा तभी तो आईफोन खरीदोगे। तो बैंक में पैसा लगा के सैमसंग का टुक टुक वाला फोन खरीद सकते हो। आईफोन खरीदना तो बाजार में पैसा लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और सर हवाई जहाज खरीदना है तो सर घोड़े की रेस में सट्टा लगा दें।
फिर वो मुंबई जाना पड़ेगा और कहीं यानी घोड़े कान में फूंक दिया, इनकी फीस नहीं है, इनका हार जाना जरा, चला जाएगा पैसा आपका। चलिए भाई, समझ गए? तो आज से पहले क्या आपको ये ज्ञान किसी ने दिया था बच्चों? चलिए, तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू इन्वेस्ट इन द मार्केट चिल्ड्रन? ओनली वन थिंग, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। मैं भी नहीं बोलता किसी को कि आग में अपने हाथ जलाओ, आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए जिसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा कम हो, और उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। चलिए, कैसे काम करता है ये म्यूचुअल फंड चिल्ड्रन? आराम से आपको बैठना है, कुर्सी के ऊपर पैर रखिए, टेबल के ऊपर पैर मत रखिए। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? एकदम आसान है बच्चों, सेम आइडिया। इंसान का नाम है मिस्टर मिलेनियम। 20,000 लोग आपके मोहल्ले में हैं। कितने लोग? 20,000। वोट किसको देना है मैं ये नहीं कह रहा हूं। हर इंसान 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करेगा। कितना? 5,000। व्हाट इज 20,000 इंटू 5,000? 10 करोड़। मिस्टर मिलेनियम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके पैसे को बढ़िया जगह पे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि ना आपके पास समय है ना उतनी अकल है, तो आपको किसी प्रोफेशनल पर्सन को पकड़ना पड़ेगा। खोपड़े में बात गई? ये मिस्टर मिलेनियम कहां रखेगा आपके पैसे को? इसने आपके 2 करोड़ रुपए गोल्ड में लगवा दिए, 1 करोड़ रुपए चांदी में, 4 करोड़ रुपए रियल एस्टेट लैंड वगैरह में, 80 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीद लिए। बॉन्ड्स में सेफ्टी लेवल इज 100%। 2 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए, और बैंक में एफडी कितने की करा दी? 20 लाख की। सर एफडी क्यों कराई बैंक में? ताकि कोई इंसान अपना पैसा तुरंत अगर वापस मांगने आ जाए तो ऐसे औंधे मुंह गिरना ना पड़े। 1 साल के बाद गोल्ड जो 2 करोड़ का था वो कितने का हो गया बच्चों? 2,40,00,000। चांदी जो 1 करोड़ की थी वो 1,30,00,000। रियल एस्टेट जो 4 करोड़ का था वो 5 करोड़। बॉन्ड्स जो 80 लाख के थे वो 90। शेयर जो 2 करोड़ के थे वो 2,40,00,000। और बैंक की एफडी एकदम दलिद्दर टाइप की 20 लाख की कुल 21 लाख हो पाई। 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितना हो गया बच्चों? 12,21,00,000। कितना बढ़ गया? 2,21,00,000। ये 2,21,00,000 जिसने आपके बढ़वाए, क्या वो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाके भंडारा और लंगर का इंतजार करेगा? नो, उसे भी घर जाके अपनी बीवी को मुंह दिखाना है। 2,21,00,000 में 1 लाख रुपए तो हमने उसको दे दिया, अभी भी कितने पैसे बचे? 2,20,00,000 रुपए का प्रॉफिट बचा है। ये 2,20,00,000 का प्रॉफिट 20,000 लोगों में अगर बांट दिया जाए, शगुन की मुद्रा, एक इंसान को कितना पैसा मिलेगा? 1,100 प्रॉफिट 5,000 के इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट होता है बच्चों? 22%। है इंडिया का कोई बैंक जो 22% है? वर्ल्ड का कोई बैंक है? पूरे गैलेक्सी का कोई बैंक है? तो इतना पैसा कहां पे बढ़ेगा? मार्केट में बढ़ेगा। तो बढ़िया कमाना है तो कहां जाना पड़ेगा? मार्केट में। घटिया कमाना है, बोलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जय। तो अगर आपसे किसी की लड़ाई हो जाए तो उसको क्या कहना है? हाथ पैर नहीं चलाना, मारना पीटना नहीं है। स्टेट बैंक में उसका पैसा जमा करवा दो, 10 साल बाद अपने आप भिखारी हो जाएगा। और अगर आपका कोई दोस्त है तो कहां पे पैसा लगवाना है? मार्केट में। बट पहले उसको बताना है कि सर की क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि हो सकता है आप उसको कुछ कम बताएंगे। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं समझ में आ गया? तो आप हर महीने, हर साल, हर हफ्ते, हमेशा, डेली, हैसियत अनुसार, औकात अनुसार पैसा लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आपकी होगी, भगवान ना करे कोविड वोविड कभी आ जाए, और ऐसा हर बार थोड़ा आएगा, आपका पैसा डेफिनेटली बच्चों बढ़ेगा ही बढ़ेगा। घटने के चांसेस नेग्लिजिबल है, गारंटी नहीं है बच्चों। पता लगा पैसा लगवाया घट गया तो चढ़ गया मेरे ऊपर, सर आपने तो बोला आप दीजिए पैसा। ओके, रिस्क फैक्टर इज देयर। बट हमारे देश में कुछ लोगों को आपने सुना होगा, मैं ना इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने पैसे कमाए कम और गवाए ज्यादा। ये बेवकूफी कौन करता है पता है बच्चों? ग्रीडी इन्वेस्टर। सर कैसे होती है बेवकूफी? वो बाजार को समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है कि बाजार जब बढ़ रहा है तो लेट अस बाय। हाय राम, ये तो गिर गया, मेरा तो नुकसान हो गया। तो ये केस स्टडी मैंने आपके लिए बनाई है, अगले 10 मिनट में आप समझ जाएंगे कि किस बेवकूफ को नुकसान होगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। आपने बाजार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कितने बच्चों? 1 लाख। उस समय मार्केट का लेवल कितने पॉइंट्स पे था? अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 20,000
पॉइंट्स पे इन्वेस्ट किया। कितने पे? कितने पैकेट चूरन आपने खरीदा? लेट्स सी चिल्ड्रन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाउ मेनी पैकेट्स? 5 पैकेट चूरन आपने खरीद लिया। एक पैकेट चूरन 20,000 का था, आपने कितने रुपए का चूरन खरीदा? 1 लाख का। कितने पैकेट चूरन के आपको मिल गए? 5 पैकेट। लोग कहेंगे इतनी बढ़िया चीज है, आपने इसकी औकात ही कम कर दी। चूरन है बच्चों, चूरन खाना आता है तो स्टॉक मार्केट समझेंगे। आपने इन्वेस्ट किया, बड़ा अच्छा आपको लग रहा था, बट क्योंकि पढ़े लिखे थोड़े कम थे, मेरी क्लास लोगों ने की नहीं थी, कुछ साल बाद मार्केट कितनी गिर गई? 17,000। तो आपका 20,000 रुपए का जो एक पैकेट चूरन था, आज वो बाजार में कितने का है? 17,000। आपने मेरे फोन किया, हेलो सर बोल रहे हैं? और क्या सर ही तो बोल रहे हैं, पैर थोड़ा बोलेंगे। आप तो बोले थे पैसा बढ़े, मेरा तो घट गया पैसा। बेटा इंतजार करो। नहीं सर कैसे इंतजार करो, आपने गलत पढ़ाया है। आपने मेरी बात को नहीं सुना और चले गए बाजार और 5 पैकेट चूरन 17,000 रुपए के भाव से बेच दिया। तो आपकी जेब में कितने पैसे आ गए बच्चों? 85,000। तो आपको कितने रुपए का बच्चों नुकसान हो गया? यहां पे 15,000। आपने कहा हाय तौबा, मैं अब पैसा वैसा नहीं लगाऊंगा। कहावत है ना, दूध का जला कोल्ड ड्रिंक भी स्ट्रॉ से पीता है। वो तो पुराना हो गया, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, दूध का जला कोल्ड ड्रिंक भी स्ट्रॉ से पीता है। समझ में आ गया? कुछ दिन आप वेट किए, लोगों के साथ ज्ञानबाजी किए, ए सर की बात मत मानना, सर उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं, नुकसान होगा, मेरा हो चुका है। कुछ दिन बाद आपने देखा ये क्या हो रहा है, हमने बेचा बाजारी बढ़ने लग गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत पुराना है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल गई टूट। अब आपने कहा चलो फिर से आजमाते हैं अपनी किस्मत और सो कॉल्ड लगाते हैं बाजार में फिर से पैसा। अब चूरन का पैकेट कितने का है? 29,000। पैसे कितने आपकी जेब में? 85। और लगाना तो चाहते थे, पापा ने कहा खबर था तूने पैसा लगा, मार डालूंगा तेरे को मैं। पापा ने तो पैसे दिए नहीं, आपने 85,000 रुपीज लगाया और एक पैकेट चूरन कितने का है? 29,000 का। तो कितने पैकेट चूरन आपने खरीद लिए बच्चों? जरा मैथ सप्लाई कर लेते हैं, कहीं पे भी 5वीं से ज्यादा की मैथ नजर आए तो बता दीजिएगा। 85,000 रुपीज है, 29,000 का एक पैकेट चूरन है। आपके पास 2.93 पैकेट चूरन है। कितने? 2.93। किस्मत बढ़िया खेल कर रही है आपके साथ। पैसा इन्वेस्ट करते फिर मार्केट गिरा, और फिर कितना हो गया 2017 में? यार ये बड़ा बेवकूफी काम है। जब मैं लगाता हूं पैसा, मनूज बाजार गिर जाता है नीचे। आपने कहा गलती हो चुकी है, अब तो बिल्कुल सर की बात नहीं मानेंगे और सर की क्लास में भी नहीं जाएंगे। और आपने 27,000 रुपए में ये सारे के सारे चूरन के पैकेट फिर से बेच दिए। तो 27,000 रुपये चिल्ड्रन इनटू 2.73, आपके पास पैसे कितने आए? लगभग, हाँ 2.93 किया मैंने कैलकुलेटर पे, कितना पैसा आया? 79। फर्दर आपको फिर से कितने का नुकसान हो गया? 6,000। 85 कितना बन गया? 79। इज दैट क्लियर? आपने अब तो मैं कभी पैसा यहां लगाऊंगा ही नहीं, बाढ़ में क्या सर का फाइनेंशियल लिटरेसी। फिर 2019 आया, समझ में आ गया, मार्केट वापस से बढ़ गया। सर ये बढ़ क्यों रहा है, घट क्यों रहा है? सिखाऊंगा सिखाऊंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने से लोगों को नुकसान कैसे होता है। लिटरेट होंगे तो नुकसान नहीं होगा। अब फिर बाजार बढ़ के कितना हो गया? आपने कहा 2 बार खेल हो चुका है, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। पैसे कितने हैं जेब में आपके? 79,000। आपने सोचा चलो 79,000 रुपीज पे फिर से दाव खेलते हैं। तो आप 79,000 रुपीज लेकर बाजार पहुंचे और अब चूरन का पैकेट कितने का है? 40,000 का। अब आपके पास कितने पैकेट बचे? 1.97 पैकेट। और स्टार्टिंग में कितने पैकेट थे आपके पास? 5। इज दैट क्लियर? 2021 में चाचा जी चले आए। कौन से चाचा जी? कोविड। अब बाजार फिर बाढ़ 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 होते हुए कितना हो गया? 32,000 पॉइंट्स। आपने कहा बहुत ही किस्मत खराब है, पता नहीं कौन सी मनूज घड़ी पे सौरभ सर मिल गए थे और हमको ज्ञान नहीं दे पाए, इसलिए हमारा नुकसान हो गया। अब बाजार कितने का हो गया? बस अब मैं कभी इस बाजार में एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पैसे हमेशा
जा ही रहे हैं, हमेशा जा ही रहे हैं। आपके पास 1.97 पैकेट चूरन का था, आपने 32,000 में इसको बेच दिया, आपके पास पैसे कितने आ गए? लगभग 63,000। 79,000 63,000 बन गया, कितने का फिर से चूना लगा बच्चों? 16,000। तो कहने का मतलब 16 और 15 31 और 6 37,000 का आपको चूना लग चुका है 11 से लेकर 21 तक में। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years यू हैव लॉस्ट हाउ मच? 37,000। 1 लाख में से 37% आपका पैसा गिर गया। बट मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको 37% का गेन दिखाया था। क्यों? क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एकदम बेकार थी। आपने हमेशा मार्केट में एंट्री तब ली जब बाजार महंगा था। कब लेनी है एंट्री? घटा हो। जब यहां पे खरीदा, अभी होल्ड करो, अभी वेट करो, थोड़ा सा बढ़ेगा तब बेचना, फिर जब घटेगा खरीद लेना। सर ये कौन बताएगा अभी का बाजार घटा है कि बढ़ा है? इसी के लिए तो ज्ञानबाजी चल रही है, यही तो आपको पढ़ाई करनी है, कैसे सेंस करेंगे। समझ में आ गया? तो पूरे इंडिया में, वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स भी इंडिया में 30-40% होते हैं। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो सबके अंदर फर्म बिलीव है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, वो बिजनेस कम्युनिटी को फेवर करेगी, लोगों के बिजनेसेस बढ़ेंगे। हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, जिसका बिजनेस बढ़ेगा उसकी गाड़ी बढ़ जाते हैं, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो बेवकूफ लोग जमीन तब खरीदते हैं जब 90% प्लॉट मोहल्ले में बिक चुके होते हैं। अकलमंद लोग जमीन तब खरीदते हैं जब जमीन बिकनी स्टार्ट होती है। तो अर्ली इन्वेस्टर रहिए। व्हाट? अर्ली इन्वेस्टर। तो अगर क्लास को बीच से ज्वाइन करेंगे तो फायदा कम, नुकसान ज्यादा। 5 मिनट पहले आएंगे तो एसी की हवा भी एक्स्ट्रा मिलेगी। समझ में आ गई बच्चों बात? गॉट इट क्लियर? चलिए, तो कब खरीदना है बच्चों? जब सब बेच रहे हो। कब बेचना है? जब सब खरीद रहे हो। तो मेरे से लोग बोले मंगलवार है हनुमान मंदिर चले, मैं बेवकूफ हो क्या? इतनी भीड़ होगी, नजर ही नहीं आओगे हनुमान जी को, मैं तो नहीं नजर आऊंगा। फ्राइडे को चला जाए हनुमान मंदिर, जब लोग मजार पे चादर चढ़ा रहे हो। तो मजार पे कब जाना है? मंगलवार को जाना है, जब लोग मंदिर जा रहे हो। इज दैट अंडरस्टूड? तो कभी भी साईं बाबा के मंदिर थर्सडे मत जाइए। कब जाइए? संडे। चर्च कभी संडे मत जाइए। कब जाइए? वेडनेसडे। हनुमान मंदिर कभी ट्यूसडे मत जाइए। कब जाइए? फ्राइडे। मजार में कभी फ्राइडे को मत जाइए। कब जाइए? ट्यूसडे को जाइए। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? मैंने पहला अपना 2 व्हीलर शनिवार को खरीदा था, क्योंकि उस दिन शोरूम में एंट्री बहुत कम होती है, शोरूम वाला डिस्काउंट दे देगा। तो बरसाती कभी भी बरसात में नहीं खरीदनी चाहिए, गर्मी के मौसम में खरीदनी चाहिए। सर्दी का कपड़ा कभी भी नवंबर दिसंबर में नहीं खरीदना चाहिए, हमेशा फरवरी में खरीदना चाहिए। सब्जी कभी भी सवेरे नहीं खरीदनी चाहिए, हमेशा रात में खरीदनी चाहिए, सस्ती तभी मिलेगी। सर ताजी, वो भी ताजी रहती है, परेशान ना होइए, क्योंकि नहीं बिकेगी तो कल सुबह वही बिकनी है। इज दैट क्लियर? और अगर मम्मी को लगे कि सब्जी बासी है, एक 5 रुपए की मिनरल वाटर की बोतल लेके छिट्टा मार दीजिएगा घर में एंट्री करने से पहले। समझ में आ गया ज्ञान बच्चों? खोपड़े में बात गई? चलिए, अगला कॉम्पोजिशन हमारा इंश्योरेंस का है चिल्ड्रन। थोड़ा सा आज वाले लेक्चर में लेंगे, थोड़ा सा अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा इंश्योरेंस होता क्या है। 100 लोग एक गांव में रहते थे बच्चों। क्या सब अमृत पी के आए हैं? क्या सब इनफाइनाइट जिएंगे? नो। चांस है 1% की तबीयत खराब होगी, इलाज की जरूरत होगी, 10,000 रुपए तक उसके इलाज में खर्च हो सकता है। बट 100 में से किसकी तबीयत खराब होगी, ये आप मेरे को बताइए। सर हम कैसे बताएं? हम भगवान है क्या? यस, आप भगवान नहीं है। ये पक्की बात है कि एक की तबीयत खराब होगी और इलाज में कम से कम कितने पैसे चाहिए? 10,000। बट 100 में से वो कौन एक है बच्चों, क्या ये हमको पता है? नो। तो अगर सब लोग 100 रुपए कंट्रीब्यूट कर दें बच्चों, तो 10,000 लोग, सॉरी 10,000 रुपए कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और किसी भी एक की तबीयत अगर खराब हो गई तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये 99 लोगों ने और उस एक इंसान ने जो कलेक्शन किया है उससे उसका इलाज हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? इंश्योरेंस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो एवरीबडी नोज कि भाई अगर हम इंश्योर्ड हैं तो रिस्क जो भी होगा वो पूरा का पूरा रिस्क स्प्रेड हो जाएगा, किसी एक के ऊपर नहीं होगा। तो इंश्योरेंस इज नथिंग बट द
risk of big loss being distributed among many people. So you should take insurance or you should not take insurance. You should. सर इंश्योरेंस होता है कितने प्रकार का एंड ऑल दैट पढ़ेंगे आप, बहुत ढेर सारी प्रकार का होता है, बट 2 तरह का इंश्योरेंस हर इंसान को जरूर लेना चाहिए. फर्स्ट इज कॉल्ड एज, सर आज ही जाके लूंगा, बेवकूफ हो क्या? आज कोई फायदा नहीं है इंश्योरेंस लेने से. सिर्फ 60-70 साल तक की उम्र में आपको इंश्योरेंस कंपनी को एक फीस देनी होती है, जिस फीस को बोलते हैं प्रीमियम, और वो बहुत ज्यादा दे डालेंगे आप. कब लें सर इंश्योरेंस? जब आपके पास कुछ अर्निंग्स हो, जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा रिस्क हो कि हम बीमार पड़ेंगे. तो सर 25 साल का जब मैं हो जाऊंगा ना, तब मैं इंश्योरेंस लूंगा. यस. तो सर प्रीमियम भी हाई होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है. अभी तो आपकी गंभीर बीमारियों के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो क्यों खाली पीली प्रीमियम भरे जा रहे हैं? तो हमेशा इंश्योरेंस लें. कब इंश्योरेंस लें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो बेसिक कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का समझ में आ गया. चलते हैं आगे बच्चों. तो इंश्योरेंस आपको कितने तरह का लेना चाहिए? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी. खोपड़े में बात गई. आपके सामने बच्चों एक इंश्योरेंस आ रहा है जिसकी हेडिंग क्या है? लाइफ इंश्योरेंस. ये क्या होता है सर? ये एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो आप लेते जरूर हैं, बट गारंटी है जिंदा रह गए तब भी पैसा मिलेगा और मर गए तब भी. जिंदा रहने पे किसको मिलेगा? हमको. और मरने पे घर वालों को. मैं अगर आपको नॉमिनी बना दूं तो मैं गया, आप करोड़पति बने. सर इंतजार करेंगे, भगवान उठा लो, भगवान उठा लो, भगवान उठा लो. इंश्योरेंस कंपनी क्या बोले? भगवान ना उठाओ, क्योंकि अगर ये चले गए हमको इनको पैसा देना पड़ेगा. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो चलिए, ये कहानी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा. इतनी धमाकेदार कहानी है कि आपको लगेगा, और अगर आपके पापा मम्मी ने वीडियो देख लिया तो तुरंत पता लग जाएगा कि हमने आज तक बहुत नुकसान झेला है, फायदा नहीं. इज दैट क्लियर? चलिए, तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था. अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करके हम अपने मॉड्यूल्स पढ़ने लगेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन.